सोनिया और अज़ाम परी की कैद से तो बाहिफाज़त निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त अब उनके लिए और क्या मुसीबतें लेकर आ रहा है। वेलकम बैक टू नॉवल जोन। बढ़ते हैं अपने नॉवल की अगली किस्त की जानिब। अज़ाम सोनिया के पीछे से होता हुआ उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बोला, क्या हमारे साथ चलोगे? आदमी ने बड़े प्यार से अज़ाम को कहा। इससे पहले अज़ाम की नज़र उस आदमी की गाड़ी की नंबर प्लेट पर पड़ती। एक अरसा वर्कशॉप में काम करते हुए अज़ाम को इतना तो पता चल ही गया था कि कौन सी गाड़ी की नंबर प्लेट किसकी होती है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, सोनिया पीछे से बोल पड़ी। सोनिया को वो वक्त याद आ गया जब परी ऐसे ही बच्चों को हमदर्दी दिखाकर अपने साथ ले जाती थी। वो अब किसी और मुश्किल में दोबारा नहीं पड़ना चाहती थी। सोनिया की बात पर उस आदमी ने मुस्कुराकर सोनिया की तरफ देखा और अपने साथ खड़ी औरत को इशारा किया कि वह सोनिया के पास जाए। औरत को अपने पास आता देखकर सोनिया फौरन पीछे को हटी। घबराओ नहीं, ये मेरी बीवी है। और जब दो बच्चे किसी का कत्ल करके भाग रहे हों तो पुलिस के हाथों में आने के लिए ये सबूत ही काफ़ी होगा। उस आदमी ने वही पिस्टल आगे की जो अज़ाम की पॉकेट में थी। अपनी पिस्टल को उस आदमी के हाथ में देखकर अज़ाम ने फ़ौरन अपनी जेब में देखा तो वहाँ पिस्टल नहीं थी। अब अज़ाम और सोनिया एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। एक बार फिर वो फंस चुके थे। विक्टर सारी रात बाहर गाड़ी में गुजार दी। ड्राइव करते हुए वो शहर से बहुत दूर निकल चुका था और साथ ही अपनी सोचों में भी बहुत दूर निकल चुका था। विक्टर के कानों में रोशनी की बातें बार बार गूंज रही थी। गाड़ी को साइड पर लगाते हुए न जाने कब विक्टर नींद की आगोश में चला गया। सुबह की सूरज की पहली किरण जब गाड़ी के शीशे पर पड़ती हुई विक्टर के चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी सुर्ख आंखों को बमुश्किल खोला। आंखें खोलते ही उसने अपने कंधे को दबाया जो एक तरफ सोने से सुन हो चुका था और साथ ही अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए उसे घुमाते हुए अपने सर को एक साइड को झुका दिया। सुबह हो गई। विक्टर ने गाड़ी की विंडो से सर बाहर निकाल कर देखा। दूर दूर तक खेतों के सिवा कुछ नहीं था। उसने अपने हाथ को देखा तो गाड़ी का शीशा तोड़ने की वजह से वो जख्मी हो चुका था और सारी रात खून निकलकर वहीं हाथ पर जम गया था। विक्टर ने हाथ को नरमी से छुआ और साथ ही सामने पड़ा मोबाइल फ़ोन उठाया जो चार्जिंग न होने की वजह से बंद था। फ़ोन को साथ वाली सीट पर रखते हुए विक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने होटल की तरफ चल पड़ा। गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तारी से चलाते हुए वो अपने होटल अब पहुंच चुका था। आज वो खुद को बहुत सुस्त महसूस कर रहा था, जैसे कई दिनों की मुसाफिर तय करके आया हो। आंखें सुर्ख, बाल उलझे हुए, शर्ट के बटन खुले हुए विक्टर होटल के अंदर दाखिल हुआ। होटल की लॉबी में बैठे अब लोग विक्टर को अजीब नज़रों से देख रहे थे। विक्टर सबको इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाते उसने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया और खुद शॉवर लेने चला गया। शॉवर लेते हुए विक्टर के हाथ पर पानी पड़ते ही दोबारा खून निकलना शुरू हो गया। एक हाथ दीवार पर रखे, दूसरे हाथ को शॉवर के नीचे रखे अपने हाथ से निकलते खून उसको विक्टर बहुत गौर से देख रहा था। बगैर किसी तकलीफ के वो अपने हाथ को देख रहा था। रोशनी जो उससे दर्द देकर जा चुकी थी उसके सामने ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी। रोशनी के मोबाइल फ़ोन की बेल से आंख खुली जो मुसलसल बज रहा था। रोशनी ने फ़ौरन अपनी आंखों को अपने हाथ से मसलते हुए वो बेड से उठी। विक्टर का फ़ोन होगा, रोशनी ने उठते ही कहा। रात से वो विक्टर को फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन विक्टर का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। सुबह फ़ोन बजते ही उसका ध्यान सीधा विक्टर की तरफ गया, लेकिन फ़ोन पर विक्टर की कॉल नहीं थी। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। ये देखते ही रोशनी का दिल जैसे बुझ सा गया। उसने कॉल नहीं उठाई और मोबाइल साइड पर रख दिया। कॉल बंद होने के बाद फिर दोबारा से कॉल आना शुरू हो गई। रोशनी ने दोबारा फ़ोन उठा लिया। कौन हो सकता है? शायद विक्टर का फ़ोन ख़राब हो गया हो, वो किसी दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हो। रोशनी ने ये सोचते हुए कॉल रिसीव कर ही ली। हेलो। रोशनी के फ़ोन उठाते आगे से आवाज़ आई। रोशनी प्लीज़ मुझे बचा लो, विक्टर के बंदों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, वो मुझे मार देंगे। नाफिया घबराई हुई आवाज़ में रोशनी को ये कह रहा था। रोशनी समझ नहीं पाई कि कौन है दूसरी तरफ। कौन कौन हो तुम और विक्टर को कैसे जानते हो? रोशनी के दिमाग में नाफे का ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया। रोशनी में नाफे अस्पताल से निकला ही था कि विक्टर के बंदों ने मुझे घेर लिया। वो खुद भी सामने गाड़ी में बैठा है। मैं गाड़ी नहीं ओपन कर रहा, प्लीज़ तुम आ जाओ। नहीं तो विक्टर मुझे मार देगा। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता। तुम्हारे आने से शायद वो मुझे छोड़ दे। नाफे की बात सुनते ही रोशनी को फ़ौरन विक्टर का ख्याल आया जिसका कल रात से नंबर बंद था। रोशनी बगैर कुछ सोचे समझे नाफे से एड्रेस पूछा और जल्दी से बेड से उठी और साथ ही विक्टर को दोबारा कॉल मिलाई जो अभी भी बंद जा रही थी। विक्टर प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। रोशनी खुद से बात करते हुए जल्दी से कपड़े तब्दील करते हुए नाफे की बताई हुई जगह पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठती उसने विक्टर को दोबारा कॉल की लेकिन नंबर अभी भी बंद था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए नाफे की बताई हुई जगह की तरफ निकल गई।
रोशनी जैसे उस जगह पर पहुंची, वहाँ एक गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी। रोशनी गाड़ी से उतरी और चलती हुई उस गाड़ी की तरफ चल पड़ी जो सामने खड़ी थी। कहीं विक्टर ने नाफे को मार तो नहीं दिया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। या नाफे की ये कोई चाल तो नहीं? रोशनी दिल में सोचती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी जब उसे किसी ने पीछे से आकर अगवा कर लिया। वो कोई और नहीं बल्कि नाफे था, जिसके छाए हुए जाल में अब रोशनी फंस चुकी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? रोशनी खुद को नाफे की कैद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसने अपना एक बाजू से रोशनी को सीने से मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से रोशनी के दोनों हाथों को। भूल गई मुझे रोशनी? मैं तुम्हारा वेल विशर जो तुम्हारे लिए वाइट गुलाब भेजता था कि तुम अच्छा महसूस करो जब भी तुम बीमार होती थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने किसी की परवाह ही नहीं है। तुम्हें तो विक्टर की भी परवाह नहीं है। और मेरी बातों में आ गई। वो तो विक्टर मेरे बारे में सब जान गया था एक ही दिन में, और मुझे अपना काम जल्दी करना पड़ा। नहीं तो विक्टर को मैंने तुम्हारे हाथों तरसा तरसा कर मारना था। नाफे की बातें सुनकर रोशनी को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। सारी बातें जो विक्टर ने उसे नाफे के बारे में की थी वो सच हो गई थी। ये नाफे की चाल थी, लेकिन क्यों थी? रोशनी समझ नहीं पा रही थी। वो एकदम बेसुध हो गई थी। उसे अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था और अब उसके आगे सिर्फ मौत थी। अब ना तो विक्टर से बचाने आ सकता था और ना ही रेहान। क्या चाहते हो तुम मुझसे? रोशनी ने अपने आप को छुड़ाते हुए नाफे को दूर किया। रोशनी की बात पर नाफे ने जोर का कहका लगाया। तुमसे तुमसे मुझे क्या मिल सकता है? तुम तो एक नाजुक सी लड़की हो, मेरे किसी काम की नहीं हो। मुझे विक्टर चाहिए, वो भी मुर्दा हालत में, समझी? नाफे ने अब पिस्टल निकाल कर रोशनी के सर पर रख दी। तुम्हारी भूल है। विक्टर को मारने का ख्वाब ही देख सकते हो तुम। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। रोशनी मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाफे की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको बचाता है। नाफे ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर विक्टर को कॉल मिला दी। रोशनी इस बात पर मुतमईन थी कि विक्टर का नंबर बंद होगा, लेकिन नाफे की कॉल जाते ही विक्टर के नंबर पर बेल चली गई। रोशनी बेल की आवाज़ सुनते ही ठंडी पड़ गई। दूसरी तरफ विक्टर शॉवर लेकर बाहर आते ही उसने अपना मोबाइल ऑन कर दिया था और कुर्सी पर बैठे अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा था जब उसे मोबाइल फ़ोन की बेल सुनाई दी। विक्टर ने उठकर टेबल पर रखे फ़ोन को देखा जिस पर नाफे की कॉल आ रही थी। विक्टर ने नाफे का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। नाफे की कॉल आती देखकर विक्टर ने फ़ौरन कॉल उठाई। कैसे हो मेरे भाई? तुम तो हाल भी पूछते नहीं आए कि मैं कितना ज़ख्मी हूँ। नाफे ने कॉल उठाते ही बगैर किसी इंतज़ार के वो बोल पड़ा। अपनी बकवास बंद करो, मुझे क्यों कॉल की तुमने? और शुक्र करो कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। अब मुझे कॉल की ना तो तुम्हारी लाश के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। विक्टर ने नाफे को जवाब दिया और साथ ही फ़ोन बंद करने वाला था कि उसे रोशनी की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी? विक्टर ने फ़ोन दोबारा कान पर लगाया। रोशनी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? विक्टर चिल्लाया। विक्टर, तुम यहाँ मत आना प्लीज़। रोशनी इतना ही बोल सकी कि नाफे ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हाँ तो क्या हुआ विक्टर, अब बोलती क्यों बंद हो गई? अब क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, अगर रोशनी की ज़िंदगी प्यारी है तो मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ, नाफे ने आगे से कहा। कमीने, रोशनी को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तन से अलग कर दूंगा। जगह बताओ। विक्टर ने जगह का सुनते ही फ़ोन बंद किया और अलमारी से पिस्टल निकाल कर अपने पीछे की पॉकेट में रखी और जैकेट उठाते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। रोशनी, रोशनी, क्या करती हो? कहाँ फंस गई हो? विक्टर गाड़ी का बार बार मुसलसल हॉर्न देते हुए रास्ता साफ करते हुए तेज रफ्तारी से नाफे की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। सामने आती गाड़ी को देखकर नाफे ने अपना रुख विक्टर की गाड़ी की तरफ कर लिया और साथ ही रोशनी का भी। विक्टर ने घुमाकर गाड़ी को रोका। ज़मीन से उठती धूल गाड़ी को छुपा रही थी। विक्टर ने गाड़ी से निकलते ही पिस्टल निकाली और नाफे की तरफ कर दी। छोड़ दो रोशनी को। तुम्हें मसला मुझसे है तो मेरे से बात करो। क्यों बुजुर्ग की तरह एक लड़की का सहारा ले रहे हो? विक्टर बात करते हुए कदम बढ़ा रहा था। रुक जाओ विक्टर वहीं पर, नहीं तो मैं रोशनी पर गोली चला दूंगा। नाफे ने पिस्टल दोबारा रोशनी की कनपट्टी पर रखी और उसके मुंह से हाथ उठा लिया। रोशनी के सर पर पिस्टल देखकर विक्टर वहीं रुक गया। पिस्टल नीचे करो विक्टर, पिस्टल नीचे करो नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नीचे करो, नाफे फिर से चिल्लाया। विक्टर ने गुस्से से नाफे की तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। विक्टर ने बेबसी के तासुर देते हुए रोशनी की तरफ देखा, जिसको रोशनी अब समझ गई थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। पिस्टल मेरी तरफ फेंक दो, नाफे ने विक्टर को कहा। विक्टर ने पिस्टल ज़मीन पर रखते हुए नाफे की तरफ कर दी। पिस्टल पकड़ो, नाफे ने रोशनी को पिस्टल पकड़ने का कहा। रोशनी पिस्टल पकड़ने के लिए नीचे झुकी। नाफे ने रोशनी के सर पर पिस्टल को दबाया। मैं कह रहा हूँ पिस्टल पकड़ो।
रोशनी विक्टर की तरफ देख रही थी। नाफे की बात पर विक्टर ने रोशनी को आंखों से इशारा किया कि वह पिस्टल पकड़ ले। रोशनी ने घबराते हुए ज़मीन से झुककर पिस्टल पकड़ ली। आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली चला दूंगा। विक्टर ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही रोशनी पिस्टल पकड़ने के लिए नीचे को झुकी। ओके ओके, नहीं आता। लेकिन रोशनी को अब छोड़ दो। विक्टर वहीं रुक गया। छोड़ देता हूँ, पहले काम तो मुकम्मल कर लूँ। हाथ ऊपर करो तुम। नाफे ने विक्टर को हाथ ऊपर करने का कहा। विक्टर ने अपने दांत पीसते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए। तुम बहुत बुज़दिल हो नाफे, और सबसे बढ़कर तुम्हारा बॉस काया, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, और मुझे यकीन है कि वो इस वक्त भी हमें देख रहा होगा। तुम बुज़दिल हो काया, जो पीछे से वार करते हो। मर्द हो तो सामने आकर वार करो। तुम माफिया की दुनिया में एक धब्बे हो। बुज़दिल इंसान, सामने आओ। नाफे बेटे की बात पर गुस्से में आ गया कि उसे पता चल चुका था कि उसे काया ने भेजा है।